तो ये है लूसेंट और हम लोग लूसेंट पढ़ रहे हैं और हम लोग लूसेंट में इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अभी तक जो है इंडियन पॉलिटी का हमारा पहला टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग ये पेज नंबर 198 और पेज नंबर 199 ये पढ़ चुके थे और इसमें हम लोग अब आज पढ़ेंगे पेज नंबर 200, जिसमें से हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंडियन काउंसिल एक्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉलिटी के स्कैन पन्नों की मैंने एक PDF बना दी है, जो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो भी मैं पहले जो लूसेंट में लिखा है मैं उसको बताऊंगा, फिर मैं इसको जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उससे समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं अपने नोट्स की भी PDF बना के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उनको भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। This is an important landmark in the constitutional history of India. By this act, the power of the Crown were to be exercised by the Secretary of State of India, assisted by a council of 15 members known as Council of India. The Secretary of State, who was responsible to British Parliament, Government India through the Governor General and assisted by Executive Council. सेकेंड पॉइंट है इसमें, दिस एक्ट इनेबल द गवर्नर जनरल टू एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन बाय नॉमिनेटिंग देम टू हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। थर्ड पॉइंट लिखा है, दिस एक्ट प्रोवाइड दैट द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड इंक्लूड सर्टेन एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर also while transacting legislative business as a legislative council, but this legislative council was neither representative nor deliberative in any sense. Fourth point है, it decentralized the legislative power, the Governor General Council, and vested them in government of Bombay and Madras. तो चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। देखो, इट इज़ पास बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, क्रांति, उसके बाद भारत सरकार को पुनः एकत्रित करने के लिए और एक साथ करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा ये नियम लाया गया था, ठीक। हम इसके बारे में जानते हैं कुछ मेन की फीचर्स जो आपके लिए ज़रूरी है। वो सबसे पहला तो द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद थी उसमें पहली बार भारतीयों को सदस्य बनाया गया। भारतीय सदस्य नामित किए गए, नॉमिनेटेड किए गए, चुने नहीं गए, ठीक। इंडियन रूलर वर नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड। अब ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो रूल बनाए तो कोई एक सारे इंडियंस की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब सारे इंडियंस क्या कहना चाहते हैं, सब लोग खुद बुला नहीं सकते हैं, तो कोई एक लोग आ जाए, उनकी बात रख दे कि हाँ ऐसा चाहते हैं, और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी बात रखेगी और जो उनके द्वारा चुना जाएगा, अगर वो मान जाएंगे तो इसका मतलब सब लोग मान जाएंगे, तो ऐसा करना है। दूसरी चीज़, ये जो भी इंडियन लोगों की तरफ से चुना जाएगा वो नॉमिनेट किया जाएगा। मतलब ऐसा इलेक्शन नहीं हो रहा है, अभी नॉमिनेट हो रहा है, ठीक। नॉमिनेशन द्वारा चुना जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, जो लेजिस्लेटिव पावर वर रिस्टोर्ड टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। मतलब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से विधायी अधिकार दिया गया। दूसरा, ये अधिनियम भारतीयों को कानून निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत थी। दिस एक्ट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग इंडियंस इन लॉ मेकिंग। अब इंडियन लोगों को भी
जब नियम कोई भी अगर उनके लिए बना रहे हैं तो इंडियन लोगों को भी शामिल करा जाने लगा यहाँ से। दूसरा क्या हुआ, बंगाल पंजाब जैसे नए प्रांतों के लिए कार्यकारी परिषद बनाने का प्रावधान था। मतलब दिस एक्ट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर न्यू प्रोविजंस लाइक बंगाल एंड पंजाब। गवर्नर जनरल गॉट द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग एमरजेंसी। मतलब गवर्नर जनरल को आपातकालीन स्थिति मतलब टेम्परेरी आपातकालीन स्थिति में आदेश जारी करने का अधिनियम मिला। हमारे जो गवर्नर जनरल थे उसकी पावर बढ़ा दी गई ताकि कोई भी नियम बना सकता है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी पड़ती है। इतना हमारा हुआ था सिर्फ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो कि कब आया था, 1861 में। ठीक, इसमें क्या हुआ था, इंडियन काउंसिल में अब मतलब काउंसिल में अब इंडियन लोग साबित किए जाएंगे और वो नॉमिनेट किए जाएंगे, ना कि इलेक्शन द्वारा चुने जाएंगे। ठीक, दूसरा अब इंडियन जो लॉ बनेंगे अब उनमें इंडियन लोगों को भी इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक, और जो गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई थी कि अब वो कोई भी रूल बना सकता है अंडर द एनी इमरजेंसी, मतलब कोई भी अगर इमरजेंसी पड़ जाती है तो। ठीक है, ये तो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो हम आगे बढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में जानेंगे। काफ़ी छोटा सा है ये, और हाँ मैं आपको बता दूँ, मैं जो भी ये बता रहा हूँ आपको बढ़िया एक मैं PDF बना के दे दूँगा नोट्स की, तो आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो बढ़िया आपको जो भी मैंने जिस तरह समझाया उसको उसकी एक PDF मिल जाएगी, तो आपको उसी को बार बार रिवाइज़ करना है, ताकि जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे और ये PDF जो लूसेंट के स्कैन पन्नों की PDF वो भी मैं दे रहा हूँ, तो जो मैंने बताया वो आपको याद आएगा कि क्या मैंने बताया, तो ज़्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो सबसे पहले लूसेंट में क्या लिखा है वो हम जानते हैं। तो द नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल, while the non-official member of provisional council were to be nominated by a certain local bodies such as universities, district board, municipality, zamindar, etc. Second point, the council were to have the power of discussing the budget and addressing question to be executive। चलिए हम इसको बताते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में जानते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले भारतीयों को प्रशासन और कानून निर्माण में जोड़ना शामिल करा इसमें। ठीक, मेन चीज़ क्या हुआ अब इसमें, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज। मतलब जो हमारी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, सबसे पहला ये। ठीक, दूसरा, नाउ सम इंडियन कुड ऑल्सो बिकम मेंबर थ्रू नॉमिनेशन नॉट इलेक्शन। ठीक, मतलब समझे अब कुछ भारतीयों को भी सदस्य बनाया जाने लगा, पर चुनाव नहीं होते थे, चुनाव के द्वारा नहीं। इंडियन दूसरा क्या इसमें फिर, इंडियन कुड नाउ आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इन काउंसिल बट ओनली आफ्टर गिविंग प्रियोरियल नोटिस। मतलब भारत अब सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पहले से सूचना देनी होती थी। और दे कुड नॉट आस्क फॉलो अप क्वेश्चन कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मतलब पूर्व प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। पूरक प्रश्न मतलब कुछ भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे जो सरकार के खिलाफ हो। मतलब इतनी ज़्यादा छूट नहीं थी उन्हें, क्वेश्चन पूछने की छूट दी गई थी पर इतनी ज़्यादा नहीं कि सरकार के खिलाफ आप कुछ बोलने लगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी राज ब्रिटिश का ही चल रहा है। और अभी सिर्फ कुछ इंडियंस को शामिल किया जा रहा है सिर्फ इसके लिए, ताकि जो अब लॉ बनाए तो उनमें उनकी सहमति हो कि इंडियंस क्या चाहते हैं, फिर उस हिसाब से लॉ बनाया जाए ताकि ज़्यादा वायलेंस ना पैदा हो।
मतलब ये कोशिश करी जा रही थी। ठीक, आगे इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें क्या हुआ था, इंडियन मेंबर वर अलाउड टू डिस्कस द एनुअल बजट, मतलब भारतीय सदस्य अब वार्षिक बजट पर चर्चा कर सकते थे। तो जो बजट आता है ना, अभी भी बजट आता है, तो जो हमारी यहाँ सीतारमन्ना वो लेकर आती हैं बजट, तो बजट अब तो ये इसी काउंसिल एक्ट में अब भारतीय मेंबर्स को, सदस्यों को वार्षिक बजट आता था उस पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया। बट दे स्टिल कुड नॉट वोट ऑन बजट, मतलब परंतु उन्हें बजट पर वोट देने की अनुमति नहीं थी। चर्चा कर सकते थे एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन कुछ भी बदलाव वगैरह ऐसा कुछ वगैरह भी नहीं कर सकते, जैसे उन्हें चर्चा करने का वो दिया गया था। दूसरा इसके बारे में हम क्या जानेंगे, सम मेंबर नाउ चूजन बाय लोकल इंस्टीट्यूट लाइक यूनिवर्सिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड जमींदार। कुछ सदस्यों को अब स्थानीय संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, नगर पालिका और जमींदारों के माध्यम से चुना जाएगा। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, द वर्ड इलेक्शन वॉज नॉट ऑफिशियली यूज इन द लॉ, मतलब वही चीज़ कह रहा है, हम कह रहे हैं कि जो अब लोग चुने जा रहे थे, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जा रहा था इंडिया की तरफ से, तो जो चुना जा रहा था वह वैसा नहीं चुना जा रहा था कि जैसे आज को इलेक्शन होते हैं, जैसे आज इलेक्शन होते हैं जिसको जिसको चुनना है चुनता, वैसा नहीं। एक मतलब नॉमिनेट किया जाता था, और नॉमिनेशन कहाँ से हो रहा था, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, जमींदार उनके द्वारा एक कोई चुना जाएगा, उनके द्वारा एक चुना जाएगा, नॉमिनेशन नाम दिए जाएंगे कि हाँ ये नाम दिए जाते हैं, ऐसा वाला सिस्टम। ठीक, उनके द्वारा जो फिर एक आएगा, मतलब जमींदार, मतलब कुछ लोग चुने जाने लगे, वो यहाँ से चुने जाने लगे, वो लोग नाम देते थे विश्वविद्यालय वगैरह कि हाँ हमारी तरफ से ये हैं, नगर पालिका वगैरह हमारी तरफ से ये हैं, ऐसा। ठीक, तो इसके बारे में क्या क्या हम लोग जाना, ये सबसे पहले 1892 में आया था। इंडियंस अब बजट पे क्वेश्चन पूछ सकते थे, और इसमें अब इंडियन लोगों को शामिल करना चालू कर दिया, पर वोटिंग के द्वारा नहीं, अभी भी नॉमिनेशन के द्वारा। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो आपका ये दो एक्ट समझ में आए, सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। हम लोग पढ़ेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो मैंने ये जो भी बताया है, आपको उसको रिवाइज़ करना हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है PDF की, उसको ओपन करके आप इनको बढ़िया से रिवाइज़ कर सकते हैं। 2 PDF मिलेंगी, पहला एलुशन के पन्नों की, दूसरा मेरे नोट्स की, इससे आपको समझने में आसानी होगी जैसे मैंने बताया हो। ठीक, तो हम पढ़ते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। सोल्यूशन में क्या लिखा है, रिफॉर्म रिकमेंडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड मॉर्ले एंड वाइसरॉय लॉर्ड मिंटोवर implemented by the Indian Council Act 1909. Second point, the maximum number of additional member of Indian Legislative Council, Governor General Council was raised from 16 to 60, मतलब 16 लोग थे और अब 60 लोग कर दिए गए, मेंबर्स इंक्रीज भी हो गए इस काउंसिल एक्ट में। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस with the Executive Council of Viceroy and Governor. Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy Executive Council. He was appointed as law member. ठीक, ये देखो लूसेंट में रेड दे रखा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, लूसेंट में जो भी रेड ऐसा दे रखा होता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मतलब ये इम्पोर्टेंट क्या है कि सत्य प्रसाद सिन्हा जो थे वही थे फर्स्ट इंडियन जिन्होंने वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव, मतलब उनकी कार्य परिषद होती है ना, उसको ज्वाइन करने वाले, और ये लॉ मेंबर एज अ लॉ मेंबर चुने गए थे। ठीक, सत्य प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वॉइसरॉय ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ लॉ मिनिस्टर। इम्पोर्टेंट। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ
प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, जमींदार, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एल्गो इंडियंस एंड यूरोपियंस। इसके बाद द साइज ऑफ प्रोविजनल इंडियन काउंसिल वर enlarged by including elected non-official members so that the official majority was gone. An element of election was also introduced in the legislative council at a certain also but the official majority was maintained. उसके बाद क्या लिखा है? द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर empowered to move resolution on the budget and on any matter of public interest except certain specific subjects such as the armed forces, foreign affairs and Indian state. उसके बाद आखिरी पॉइंट, इट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम कम्युनिटी एंड दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एंड लॉर्ड विंटो केम टू नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम जब समझाने की कोशिश करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसको हिंदी में अच्छे से। और हाँ, जो भी मैं PDF जो मैंने नोट्स अपनी बनाई है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें और इंग्लिश वाले बच्चे क्या है वो इंग्लिश में समझ से जाते हैं। कभी कभी कुछ लाइन का मतलब नहीं समझ में आता है, उसके थोड़ी जगह हिंदी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इंग्लिश वालों के लिए भी अच्छा है और हिंदी वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स हैं। जैसे कि एक लाइन इंग्लिश, फिर उसी के नीचे हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, ऐसे बढ़िया सा बना के दे रखा है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चे देख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं मॉरल एलिमेंट्री रिफॉर्म। ठीक, तो क्या हुआ? दिस एक्ट ब्रॉट मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्शन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। मतलब यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में राजनीतिक सुधारों की शुरुआत करता है, जैसे चुनाव की व्यवस्था और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब ये इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ इस एक्ट में? जो मुस्लिम थे उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल, मतलब अलग से एक इलेक्शन होंगे जो किसी मुस्लिम दे सकेंगे। मतलब ऐसा बनाया गया कि अब मुस्लिमों के लिए अलग बनाया जाएगा और उसमें सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकेंगे उसमें। मतलब यहीं से हिंदू मुस्लिम इस तरह से चालू हो गया, इस तरह से। अच्छा, इसको क्यों बनाया गया? मतलब इसको नियम को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? वाई इट इज़ पास? तो सबसे पहला, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिमांड मोर पॉलिटिकल राइट। मतलब उस समय पार्टीज चल रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये मुस्लिम वाली मुस्लिम लीग, ये दो पार्टीज थी मेजर। ठीक, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी? अब उसको मतलब और ही पॉलिटिकल राइट्स मांग रही थी कि हमारा और भी कानून के तहत हमको होनी चाहिए अधिकार, तो इसलिए। ठीक, और देयर वॉज अ ग्रोइंग अनरेस्ट आफ्टर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। अच्छा, बंगाल का पार्टीशन भी हो चुका था। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में। ये चीज़ इसमें नहीं दी गई है, लेकिन हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने दिया है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका था, बंगाल का पार्टीशन हो चुका था, जो कि हुआ था 1905 में ही। और क्या क्यों पास किया गया था? क्योंकि ब्रिटिश वांट टू सेटिस्फाई मॉडरेट इंडियंस वाइल डिवाइडिंग यूनिटी। इस तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटिश चाहते थे थोड़ा सा इंडियन और मुस्लिम लोगों में एक दूसरे के प्रति घूंट पैदा, वो कहते हैं ना, मतलब मतभेद पैदा हो, इस तरह से, इसलिए ऐसा करा गया था। ठीक है, अच्छे की फीचर हम जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि अब कुछ भारतीय सदस्य चुने जाने लगे, पहले केवल नामित होते थे। ठीक, सम इंडियन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वर नाउ इलेक्टेड, नॉट जस्ट नॉमिनेटेड। अभी तक इसके पहले क्या हो रहा था? नॉमिनेट किए जा रहे थे, चुने नहीं जा रहे थे, पर इस एक्ट के बाद अब चुने जाने लगे, सिर्फ नॉमिनेटेड नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि नॉमिनेट नहीं हो रहे थे, कुछ लोग इलेक्ट किए जा रहे थे और नॉमिनेट तो हो ही रहे थे, दोनों चलने लगा अब। ठीक, दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है? मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल दिया गया
वे केवल मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। समझे, मतलब मुस्लिम वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट, दे वुड वोट ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट। अभी आज भी चलता है पार्टी हमारी, ठीक। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। यही से सांप्रदायिक राजनीति की नींव पड़ी। इंडियन मुस्लिम जो मैंने कहा ना, अलग अलग इस तरह से होने लगा मुस्लिमों, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है। तो ये एक्ट याद रखना, 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में ऐसा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या जानेंगे हम, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इंक्रीज्ड इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। हमने भी पढ़ा था ना, कितनी बढ़ाई गई, 16 से 60 कर दी गई। दूसरा, नाउ इंडियन कुड आस्क क्वेश्चन, डिबेट ऑन बजट और पर्पस रेजोल्यूशन, मतलब आप भारतीय पूर्व प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे और प्रस्ताव रख सकते थे। पहले से वो बजट पे चर्चा कर सकते थे कि अब डिबेट मतलब उस पर बहस भी कर सकते थे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, और प्रस्ताव भी रख सकते थे कुछ ऐसा जो इंडिया, मतलब उस पर भी प्रस्ताव रख सकते थे, और भी प्रस्ताव रख सकते थे कि हाँ हमारे देश में ऐसा होना चाहिए। जैसे आज भी संसद में चलता है ना, कि कुछ प्रस्ताव रखते हैं कि हमारे देश में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो सब प्रस्ताव होते हैं। तो यहीं से उसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसी एक्ट के बाद अब इंडियंस मतलब प्रस्ताव रख सकते थे कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए संसद में, ठीक। अच्छा, मेन चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट दूसरा क्या है, कुछ नाम जो हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहले मॉर्ले का नाम, मॉर्ले कौन था, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी था। दूसरा किसका नाम, मिंटो का नाम, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। मिंटो जो था वॉइस रॉय ऑफ इंडिया था, इसीलिए इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया, ठीक। क्विक रिवीजन करते हैं हम एक बार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का क्या क्या हमने से पढ़ा। सबसे पहले 1909 में आया, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के साथ साथ इसका एक निक नेम भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी जो इसको बुलाते हैं वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, क्योंकि ये मॉर्ले मिंटो द्वारा लाया गया था, ठीक। दूसरा, इलेक्शन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, अभी तक सिर्फ नॉमिनेट किया जा रहा था, पर अब इलेक्शन भी होने लगे इसी उसमें। दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल, इम्पोर्टेंट। दूसरा, इंडियन रोल इन काउंसिल इंक्रीज एंड नाउ दे आस्क क्वेश्चन, डिबेट ऑन बजट एंड, अब वो प्रस्ताव भी रख सकते थे, बहस कर सकते थे बजट पे भी, और कोई नया प्रस्ताव भी रख सकते थे। और क्या हुआ था, उम्मीदवारों को शांत करना और फूट डालना, मतलब इंडियन और मुस्लिमों के लिए अलग बना दी गई। तो अब देखते हैं इंडियन मुस्लिम होने लगा, तो अब इंडियन मुस्लिम में फूट डालना था, मतलब मतभेद पैदा करना था। उसकी शुरुआत भी यहीं से होने लगी, ताकि सब शांत भी हो जाए, क्योंकि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कर रही थी पॉलिटिकल राइट्स की। तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि अब लोग शांत भी हो जाएंगे, हमने देखो कर दिया ये सबके लिए, और मुस्लिमों को अलग ऐसा बना दिया था कि बाद में हिंदू मुस्लिम में ऐसे मतभेद पैदा होने लगे। ये हुआ इस एक्ट में। तो हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995। तो लेकिन अब इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि 24 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो फिर पढ़ने में एक साथ इतना मन नहीं लगता। ये मैं पता है कि 20-25 मिनट की वीडियो रहेगी तो आराम से चल जाती है, लेकिन वो 1 घंटा हो जाए तो फिर 1 घंटा 1.5 घंटा वो बहुत मुश्किल से झेलती है फिर। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, यहाँ तक ही रखते हैं। हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे का, तब हम जानेंगे ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1995 और द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1999, जिसे मोनली चैम्सवर्थ रिफॉर्म बोलते हैं, मॉन्टेज चैम्सवर्थ रिफॉर्म। तो अभी हम यहीं तक रखते हैं। जाने से पहले मैं आपको सब कुछ चीज़ याद दिला दूँ। सबसे पहले इसकी स्कैन PDF
जो कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मेरे नोट्स की PDF जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे पढ़ सकते हैं उससे वो। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो या समझ में आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दिएगा। कोई कमेंट करके कुछ आप भी प्रस्ताव रखना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही आगे वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।